तो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं जून का तीसरा प्रश्न पत्र लेकर आज प्रस्तुत हूँ और इसमें टोटल 75 प्रश्न है और आज हम इस प्रश्न उत्तरी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? ए मागधी, बी पैशाची, सी शौरसेनी या फिर डी अर्ध मागधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत या फिर डी अवहट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ए 8, बी 12, सी 10 या फिर डी 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान या फिर डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास या फिर अर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास। प्रश्न नंबर 6 है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ए 8वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी या फिर डी 11वीं शताब्दी। तो पुष्पदंत मित्रों 10वीं शताब्दी के कवि थे। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? ए विद्याधर, बी सरहपा, सी पुष्पदंत या फिर डी शबरपा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोहा कोश सरहपा की रचना है, जिसे हम राहुल भद्र या फिर सरोज वज्र के नाम से भी जानते हैं। और राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना था और इनका जीवन काल 769 ईस्वी के आसपास था। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं? ए केशवदास, बी मतीराम, सी पद्माकर या फिर डी भिखारी दास। अगला प्रश्न देखते हैं। हरी रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इनका पंक्तियों के कवि हैं? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रसखान या फिर डी नंददास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके कवि हैं कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। देव कवि की रचना है? ए काव्य निर्णय, बी रसराज, श्री श्रृंगार निर्णय या फिर डी भाव विलास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाव विलास देव कवि की रचना है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है और रसराज मतीराम की रचना है। तुलसीदास, बी सूरदास, सी कृष्णदास या फिर डी सुंदरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरदास। प्रश्न नंबर 12 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी सूरदास या फिर डी रामानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर विठलनाथ। वल्लभाचार्य के दूसरे पुत्र थे विठलनाथ, जिन्होंने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं? ए हित हरिवंश, बी वल्लभाचार्य, सी स्वामी हरिदास या फिर डी मध्वाचार्य। तो सखी संप्रदाय के संस्थापक थे स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? ए विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली या फिर डी हनुमान बाहुक। तो इसका सही जवाब एनटीए ने उस समय माना था ऑप्शन नंबर डी
हनुमान बाहु। प्रश्न नंबर 15 है कि मृगावती किसकी रचना है? ए उस्मान, बी कुतुबन, सी मंझन या फिर डी जायसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कि निम्न काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक। ऑप्शन नंबर 1 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी कवितावली, ऑप्शन नंबर सी विनय पत्रिका या फिर ऑप्शन नंबर डी गीतावली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 17 है शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी देव कवि या फिर डी चिंतामणि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है देव कवि की पंक्तियाँ, इसे हम याद रखेंगे क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? ए रसराज, बी रसविलास, सी ललित ललाम या फिर डी छंदसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसविलास देव कवि की रचना है। बाकी ये जो 3 रचनाएं हैं ये मतीराम की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? ए बोधा, बी ठाकुर, सी पद्माकर या फिर डी आलम। तो प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्माकर। और रीतिमुक्त कवियों की अगर हम बात करें तो इनमें है बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 चंडी चरित्र किसकी रचना है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी भूषण, सी लाल कवि या फिर डी सूदन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 21 है कविता की पंक्तियां हैं और हमें बताना है कि ये किस कवि की पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां इस प्रकार हैं कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे मय। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपर्युक्त पंक्तियों किस कवि की हैं? तो आपको पता होगा कि भ्रमर गीत का जो प्रसंग है वो नंददास की रचना में भी है और सूरदास की रचना में तो है ही, सत्यनारायण कविरत्न ने भी उस पर लिखा है और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी लिखा है। तो ये जो चारों ऑप्शन ये हमें भ्रमित करने के लिए बहुत ही पर्याप्त हैं। यहाँ पे हमारा पढ़ा हुआ ही काम आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 कि निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? ए है भाषा योग वशिष्ठ, बी है भाषा पद्म पुराण, सी है नासिकेतोपाख्यान और फिर डी है दृष्टांत सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान, क्योंकि सदर मिश्र जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? ए श्रीनिवास दास, बी राधा कृष्ण दास, सी बालकृष्ण भट्ट या फिर डी राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? ए रणधीर प्रेम मोहिनी, बी महारानी पद्मावती, सी तख्ता संवरण और फिर डी संयोगिता स्वयंवर। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमें इस ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखना है। ऑप्शन में लिखा है कि नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें से 3 रचनाएं तो इनकी हैं, बाकी एक रचना नहीं है। तो हमें उस रचना को खोजना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? ए 1863 ईस्वी, बी 1880 ईस्वी, सी है 1876 ईस्वी या फिर डी 1881 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने 1863 ईस्वी में इसका अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित भारतेंदु का कौन सा नाटक है? ए अंधेर नगरी, बी विशस्य विषमौषधम, सी है भारत दुर्दशा या फिर डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? ए ब्राह्मण, बी सरस्वती, सी कवि वचन सुधा या फिर डी हिंदी प्रदीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी प्रदीप। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका थी। सरस्वती, वैसे तो इसकी स्थापना चिंतामणि घोष ने सन 1900 ईस्वी में की थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने थे। और कवि वचन सुधा सबको पता ही होगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी और इसका प्रकाशन सन 1868 ईस्वी था। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? प्रश्न क्या पूछ रहा है मित्रों, ध्यान से देखेंगे। कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। ए प्रिय प्रवास, बी अग्निलीक, सी भ्रमरदूत, डी अंधा युग। तो सबको पता है कि अंधा युग में कृष्ण का वर्णन मिलता है, भ्रमरदूत में तो है ही और प्रिय प्रवास में भी है, लेकिन अग्निलीक जो महाकाव्य है इसमें राम का वर्णन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं? ए बालमुकुंद गुप्त, बी बालकृष्ण भट्ट, सी अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मित्रों ये बालमुकुंद गुप्त की रचना है और ये बंगाल विभाजन को लेकर लिखा गया, लॉर्ड कर्जन को पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ इनका कह सकते हैं कि व्यंग्य था और जो टोटल 14 भागों में निकला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, ये भी काव्य पंक्तियाँ हैं और हमें ये बताना है कि ये किस रचना से है। तो प्रश्न है कि धिक धाय तुम यूं अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? पहला है साकेत, दूसरा है तुलसीदास, सी है राम की शक्ति पूजा और डी है संशय की एक रात। तो इसका सही जवाब है, माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये तुलसीदास की रचना है। और तुलसीदास जो है मित्रों ये निराला की सन 1938 में लिखी हुई प्रबंधात्मक कविता या फिर लंबी कविता के अंतर्गत आती है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1931 में लिखा हुआ महाकाव्य है जिसके टोटल 12 सर्ग थे। राम की शक्ति पूजा
ये भी तो उनकी निराला जी की कविता है, जो कि 1936 में छपी थी या प्रकाशन हुआ था। और संशय की एक रात जो कविता है, ये नरेश मेहता की कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे आशा है कि ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ, इसे आप नोट डाउन करते जाएंगे या फिर अपने दिमाग में रिकॉल करते जाएंगे। इससे आपको अपनी तैयारी में बहुत ही सहजता रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। क्या प्रश्न है? कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपर्युक्त मत किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये आगे की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। प्रश्न नंबर 33 है। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए राजश्री, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी या फिर डी विशाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ए मिलन, बी पथिक, सी नहुष या फिर डी स्वप्न। तो मित्रों, मिलन, पथिक और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं और नहुष इनकी रचना नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ए प्रदीप सौरभ, बी महुआ माझी, सी रीता शुक्ला या फिर डी तुलसीराम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रदीप सौरभ। प्रश्न नंबर 26 है कि पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चित्रा मुदगल, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी चंद्र किरण सोने रिक्शा या फिर डी मृदुला गर्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सोने के पिंजरे में मैना रहती है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ए ड्राइडन, बी टी.एस. इलियट, सी क्रोचे या फिर डी लोनजाइनस। तो ये टी.एस. इलियट का बहुत ही फेमस कथन है। इसे हम हमेशा याद रखेंगे कि आलोचना है जो, वो कवि नहीं कविता का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् मातृभिः स्वकारवद भिन्नत्वेनाय मास्वाद्यते रसः। रस के विषय में उपर्युक्त स्थापना किस आचार्य की है? तो हमें इतना लंबा चौड़ा परिभाषा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक ही कथन देखें कि ब्रह्मा स्वाद सहोदर, मतलब रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर के समान किसने माना है? हमें बस यही पकड़ना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आचार्य भरत, बी है आचार्य भट्टनायक, सी है आचार्य अभिनव गुप्त या फिर डी आचार्य विश्वनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचार्य विश्वनाथ का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? ए आठवां सर्ग, बी कंधे पर बैठा था सांप, सी शकुंतला की अंगूठी या फिर डी आषाढ़ का एक दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शकुंतला की अंगूठी में कालिदास का
चरित्र नहीं है। बाकी ये जो 3 रचनाएं हैं इसमें कालिदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। ये छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। तो इसमें हम क्यों ना जो सही अनुक्रम होगा उसी पे सीधे चर्चा कर लें। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले छायावाद, जिसका समय काल अगर हम देखें तो सन 1918 से 36 तक था। प्रगतिवाद 36 से 43, प्रयोगवाद है 43 से 1952 तक, और जो ये प्रपद्यवाद है मित्रों, ये छायावाद के समकालीन ही चला था। इसे हम नकेनवाद के नाम से भी जानते हैं, जो कि न से हो गए नलिन विलोचन शर्मा, के से हो गए केसरी कुमार, और जो दूसरा न है वो नरेश कुमार से संबंधित है, तो उसे हम नकीनवाद या प्रपद्यवाद भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें संयोजन बना के पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें 4 कवि हैं, सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास और जगन्नाथ दास रत्नाकर। यहाँ पे चलिए हम थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, चलिए इसके सही जवाब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 42 का सही जवाब हो जाएगा सूरदास, क्योंकि ये भक्ति काल से संबंधित है। केशवदास रीतिकाल का जो कविता लिखने का आगमन था वो केशवदास ने किया था, लेकिन आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल में ही स्थान दिया है, वो बाद के कवियों में। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार आए उन्होंने केशवदास से ही रीतिकाल का आगमन माना। तो मान के चलिए कि अगर ये भक्ति काल के हैं और ये रीतिकाल के हो गए, और जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, तो ये रीतिकाल और भक्ति काल के संयोजक कवियों में इनका स्थान आता है। और सोहनलाल द्विवेदी तो निसंदेह आधुनिक युग के हैं। तो ये इस तरह से भी ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हम दे सकते हैं। अगर इन लोगों के रचना काल तो नहीं हो सकता है, जीवन काल के बारे में अगर हम बात करें तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में। जगन्नाथ दास का जन्म जो था वो 1866 ईस्वी में, और सोहनलाल द्विवेदी उसके बाद में आएंगे। प्रश्न नंबर 43 है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो रचना इसमें 4 दी गई हैं, कुवलय माला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुवलय माला कथा पहले है, फिर राउल वेल है जो रोडा कवि के द्वारा लिखी गई थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, और वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें भी 4 रचनाएं हैं, साकेत है, प्रिय प्रवास है, तुलसीदास है और कृष्णायन है। अगर हम इसके सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास, जो कि सन 1914 ईस्वी में लिखा गया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा, और इसमें टोटल 17 सर्ग थे। उसके बाद आता है साकेत, जो कि सन 1931 में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था, जिन्हें हम राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं, जिसकी उपाधि सन 1912 में भारत भारती जब उन्होंने लिखा था तो महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, और ये 1931 ईस्वी में लिखा गया था और इसमें टोटल 12 सर्ग थे। अगला है तुलसीदास, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रबंधात्मक कविता कह सकते हैं या फिर लंबी कविता कहें, उसके अंतर्गत आती है, और उसके बाद आएगी कृष्णायन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
45। रचनाकाल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर भी 4 कृतियाँ दे दी गई हैं और हमें उनका सही अनुक्रम लगाना है। तो कृतियाँ हैं दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय और मिट्टी की ओर। अगर हम इसके सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगी मिट्टी की ओर, उसके बाद आएगा संस्कृति के 4 अध्याय, उसके बाद आता है वट पीपल, उसके बाद आएगा दिनकर की डायरी। जो इनकी ये रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर इन्हें पुरस्कार मिला था। आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर भी 4 उपन्यास हैं और हमें उनका सही अनुक्रम बताना है कि वो कब प्रकाशित हुए थे या फिर कब लिखे गए थे। तो पहला उपन्यास है चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आता है चित्रलेखा, जो कि भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास है। अगला है विराटा की पद्मिनी, जो कि वृंदावन लाल वर्मा की लिखी हुई कृति है और वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यास का जनक भी कहा जाता है और इन्हें सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि भी मिली हुई है। और ये जो 2 उपन्यास हैं बूंद और समुद्र और सुहाग के नुपुर, ये कमेंट कर बताइएगा कि किनके उपन्यास हैं, क्योंकि ये दोनों उपन्यास एक ही उपन्यासकार द्वारा लिखे गए हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट कर के ज़रूर बताइए। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। रचनाकार की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। और इसी क्रम में आगे के 3 ऑप्शन में भी इन्हीं उपन्यासों का क्रम रखा गया है। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम सेवा सदन की प्रकाशन वर्ष की बात करें तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष सन 1918 ईस्वी था। रंगभूमि सन 1925 ईस्वी, गबन हो गया 1931 ईस्वी और गोदान इनका आखिरी उपन्यास था, इसे तो कभी नहीं भूलेंगे, ये है 1936 ईस्वी। मित्रों सन 1936 ईस्वी में ही इनकी आखिरी कहानी जो आती है कफन, वो भी 1936 ईस्वी की कृति है। तो उसे और इसे हम लिंक जोड़ के याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्न कहानियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ भी 4 कहानियाँ हैं। बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहा है और पाल गुमरा का स्कूटर। अगर हम इसके सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो पाल गुमरा का स्कूटर है बहुत बार पूछा गया है, जो कि उदय प्रकाश की कहानी है। बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। वापसी उषा प्रेमवदा की कहानी है। और ये कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि किसकी है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्न नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ए है छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। तो अगर इसके हम सही ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। 8वां सर्ग का प्रकाशन वर्ष भी 1972 ईस्वी है। छोटे सैयद, बड़े सैयद का प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है और शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 50। रचनाकाल की दृष्टि से निम्न कृतियों का सही अनुक्रम है। इसमें भी 4 कृतियाँ हैं: कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव और कामायनी। तो कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी था। दीपशिखा भी 1982 की रचना है, लेकिन इसकी जो कवित्री हैं वो महादेवी वर्मा है। पल्लव पंत की रचना है। और जैसा कि आपको पता होगा कि पंत ने छायावादी रचना भी लिखी है, प्रगतिवादी भी लिखी है और आगे वो प्रयोगवाद तक भी गए हैं। तो उनकी ये छायावादी रचना है पल्लव। और कामायनी प्रसाद का महाकाव्य है। और अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसका रचनाकाल देखना चाहें तो पल्लव सन 1928 ईस्वी की कृति है, कामायनी 1935, दीपशिखा है 1942 और कुकुरमुत्ता भी 1942 ईस्वी की ही कृति है। तो इसे हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51। रचनाकाल के आधार पर आगे की निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसमें भी 4 रचनाएं दी गई हैं और हमें सही अनुक्रम लगाना है। ऑप्शन नंबर ए, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, भग्न दूध और बावरा अहेरी। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आती है भग्न दूध, उसके बाद हरी घास पर क्षण भर, फिर बावरा अहेरी और उसके बाद आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन काल की दृष्टि से निम्न रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो इसमें 4 रचनाकार हैं: श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद है दिनकर, उसके बाद है अज्ञेय। तो हमें इसका सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक, उसके बाद आते हैं मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद आते हैं दिनकर, उसके बाद आते हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53। रचनाकाल की दृष्टि से निम्न कविताओं का सही अनुक्रम है। अंधेरे में, यहाँ पर भी 4 कविताएं हैं। उनके नाम हैं अंधेरे में, असाध्य वीणा, सरोज स्मृति और पटकथा। तो अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है, असाध्य वीणा अज्ञेय की है, सरोज स्मृति निराला की है और ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है जो कि उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा था। अगर हम इसके सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54। रचनाकाल की दृष्टि से निम्न कृतियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पर भी 4 कृतियाँ दी गई हैं और उसका सही अनुक्रम पूछा गया है। और उन चारों कृतियों में सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और मिट्टी की बारात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली और उसके बाद है फूल नहीं रंग बोलते हैं, उसके बाद है मिट्टी की बारात। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है जो कि भाषा विज्ञान से है कि ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। तो इसमें 4 लिपियाँ दी गई हैं और हमें उसके विकास का अनुक्रम सही लगाना है। तो लिपियाँ हैं ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या फिर देवनागरी लिपि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगी ब्राह्मी लिपि, उससे विकसित हुई गुप्त लिपि, उससे विकसित हुई कुटिल लिपि और उसके बाद विकसित हुई देवनागरी लिपि जो कि आधुनिक हिंदी की लिपि है। प्रश्न संख्या 56 या 56 से मित्रों स्थापना और तर्क के प्रश्न हैं, तो इसे भी हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसका सही उत्तर हम कैसे निकाल सकते हैं या फिर कैसे दे सकते हैं। तो
स्थापना है कि बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। तर्क है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तर्क है क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। तो ये कथन तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि आचार्य शुक्ल का कथन है, और यहाँ पे तर्क देके कवि की बात की पुष्टता की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना है कि प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। तर्क है क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ये बात पूर्णतः सत्य है और ये उसका जो तर्क दिया गया है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना है कि कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। तर्क है क्योंकि कला विचारों से पलायन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 60 है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। इसका तर्क है क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 61 है कि नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। इसका तर्क है क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 62 है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इसका तर्क है क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। तो प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 63 है कि स्थापना है काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क है क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना है कि संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। तर्क है क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। तो प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तर्क है क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। कितनी गहरी बात है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। निम्न पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। शलभ मैं शापमय वर हूँ, दुख ही जीवन की कथा रही, वियोगी होगा पहला कवि, और अगला है कि जो बीत गई सो बात गई। तो शलभ मैं शापमय वर हूँ, यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सरोज स्मृति से निराला की पंक्तियाँ हैं।
अगला है वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये पंत की पंक्तियाँ हैं। जो बीत गई सो बात गई, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि ये बच्चन की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र है मल्लिका, देवसेना, शीलवती, शर्मिष्ठा। तो मल्लिका मित्रों आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। देवसेना स्कंदगुप्त की पात्र है। और हम देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए रतिनाथ की चाची, बी परिति परिकथा, सी कब तक पुकारूं और डी है पानी के प्राचीर। तो रतिनाथ की चाची नागार्जुन का उपन्यास है। परिति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का। तो इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। कवि हैं चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बोधा। और इधर रचनाएं दी गई हैं छत्रसाल दशक, काव्य मंजरी, वृत्ति कौमुदी, विरह वारिश, कविकुल, कल्पतरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70 है कि निम्न आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ए वल्लभाचार्य, वी निम्बार्काचार्य, सी रामानुजाचार्य और डी है मध्वाचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राम जी विशेष हैं और इनका जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 71 है। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चंदायन मुल्ला दाऊद चंदा मांगते हैं। मृगावती मृग कुतो खो गया है। अखरावट जायसी की रचना है। मधुमालती मधु मच गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या, कौन सा प्रश्न था मित्रों, प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, शबरपा। और यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं संदेश राशक, पौमचर्यू, महापुराण, राउलवेल, चर्यापद। तो मित्रों शबरपा की रचना हो जाएगी चर्यापद। अब्दुल रहमान संदेश भेजते हैं और पुष्पदंत हैं और स्वयंभू हो जाएंगे माफ कीजिएगा, स्वयंभू की रचना हो जाएगी मित्रों पौमचर्यू। और अब्दुल रहमान की हो जाएगी संदेश राशक। शबरपा हो जाएंगे चर्यापद से और पुष्पदंत हैं, इनकी रचना हो जाएगी महापुराण। अगला प्रश्न देखते हैं।
भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत और संपर्क सिद्धांत। ये बहुत ही अटपटा सा प्रश्न है मित्रों। हर साल एनटीए अपने प्रश्न पत्र में कोई एक अजूबा प्रश्न पूछ ही लेता है। तो इसका सही जवाब मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ए भट्टलोलन, बी शंकुक, सी भट्टनायक और डी अभिनव गुप्त। तो इस तरह के प्रश्नों को मित्रों जब हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे तभी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिनव गुप्त का मित्रों अभिव्यक्तिवाद है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और इसी आधार पे हम बाकी ऑप्शन भी मिला लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज के प्रश्न पत्र का। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। पत्रिकाएं हैं प्रतीक, विशाल भारत, कर्मवीर और चांद। तो मित्रों इसमें सबसे फेमस पत्रिका जो है वो कर्मवीर है, जिसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। अगला है चांद, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा संपादित थी, और इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मित्रों ये आज का सेशन था, और आप लोगों को मैंने पूरे 75 प्रश्न सॉल्व करा दिए। तो आपको जो महत्वपूर्ण लगे उसे आप नोट डाउन करें और अपनी तैयारी को और दुरुस्त करें, क्योंकि इस बार नेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो हमें प्रश्न पत्र जब हम पुराने सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। तो कृपया मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ये सेशन कैसा लगा, और आगे की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। आगे मैं और वीडियो भी लेकर ज़रूर आऊँगी, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकें और इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक इस चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास ज़रूर शेयर करें।